Hello dear students, welcome to Jindal Chemistry classes. In today's lecture, we will discuss some concept of your thermodynamics and the question related to your this chapter. So let's start with your thermochemistry. तो देखो थर्मोकेमिस्ट्री का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसी ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन होती है। तो जो आपका थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मो मतलब हीट का एक्सचेंज है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो आपको पता है देयर इज अ हीट एक्सचेंज, तो वहां पे आपका एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो कितना एनर्जी का अमाउंट एक्सचेंज हुआ, उसमें इंथैल्पी चेंज क्या आया, सिस्टम के पास कितना इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट था, वेदर योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये सब जो आपकी ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में इंडिकेट करता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आपकी रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है या एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट रिएक्शन कैन बी योर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका हम वेरियस टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे एक आपको थर्मोकेमिकल रिएक्शन दिख रही है। दैट रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, जिसके साथ हमने उनकी फिजिकल स्टेट को भी इंडिकेट किया है। मतलब जो गिवन कंपाउंड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपका देखो KClO3 दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, सो व्हेन इट थर्मली डिकम्पोज होता है दैट इज इन KCl प्लस ऑक्सीजन। तो KCl इज योर आयनिक कंपाउंड दैट इज सॉलिड इन नेचर एंड ऑक्सीजन इज योर गैसियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंथैल्पी का चेंज आया दैट इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरऑल है एनर्जी क्या हुई है, जो हीट हुई है सिस्टम ने क्या की है, वो एब्जॉर्ब की है। सिस्टम ने ओवरऑल एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है। एंड इस तरह की रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम बोलते हैं आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो देखो कोई भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के ये बता दोगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बता सकते हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। बट अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हैं कि उसकी जो डेल्टा एच वैल्यू है, इंथैल्पी का जो चेंज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी योर एंडोथर्मिक। अगर इंथैल्पी चेंज आपका नेगेटिव है, रिएक्शन विल बी योर एक्सोथर्मिक। So now we will discuss about your endothermic and exothermic reactions. तो देखो एंडोथर्मिक का मैंने अभी बताया, इस तरह की रिएक्शंस जो आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं उनको हम बोलते हैं आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उनके लिए डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज क्या आता है, पॉजिटिव। देखो इंथैल्पी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो पॉजिटिव कब आएगा इंथैल्पी चेंज, जब आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो आपको ये भी पता है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू योर रिएक्टेंट। दैट मीन्स हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ पाओ और आपके प्रोडक्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो सके। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और उनके लिए देखो कर्व इस तरह से आता है, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे है और जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से ज्यादा है। और जो इंथैल्पी का चेंज है आप देख सकते हो डेल्टा एच, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड दैट इज योर पॉजिटिव एंड दैट इज फॉर योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इनकी जनरली रिएक्शंस कौन सी आती हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन, जिनमें हम बॉन्ड की ब्रेकेज करते हैं, आपकी सब्लिमेशन रिएक्शंस, वेपराइजेशन रिएक्शंस एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ योर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हमें हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि रिएक्शंस आपकी प्रोसीड कर सके टू योर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स।
नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक के लिए। यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या करती है, इवॉल्व करती है। तो इवॉल्व करने का मतलब डेल्टा एच क्या होगा आपका, नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब होगा, जब आपकी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे आपके रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तब भी जो चेंज है, इंथैल्पी का चेंज है, वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मी के लिए क्या होता है, आपका रिएक्टेंट कम स्टेबल होता है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है आपकी। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट है आपका हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। तो देखो होता क्या है कि जब आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट के जो पुराने बॉन्ड हैं, वीक बॉन्ड है, उनको हम क्लीव करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट में बी यूटिलाइज टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड दैट कंप्लीटली फॉर्म्स योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, तो इसमें जो एनर्जी का चेंज है उसको हम बोलते हैं आपकी हीट ऑफ रिएक्शन। दैट इज नोन एज योर हीट ऑफ रिएक्शन। पर एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सो दैट डिपेंड्स आप पर मोल की बात करते हो या किसके लिए। तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। बट देखो सेकंड में रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन है दैट शुड बी योर बैलेंस। ठीक है, तो आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये इंथैल्पी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या इजॉल्व्ड absorbed when number of moles of the reactant according to the balanced chemical reaction, वो आपके रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था कि अगर आपकी जो हीट एक्सचेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका इंथैल्पी चेंज। और अगर आपकी हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा यू से लिखता है। तो आपका जो इंथैल्पी का चेंज होता है दैट इज इक्वल्स टू द सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर मैं इसमें ये लिख सकता हूँ फ्रॉम योर आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, so the change in delta pv that is equals to delta mg rt। so that is a very famous equation। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें आपका इंथैल्पी का चेंज और इंटरनल एनर्जी का चेंज बताया है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कब आपका इंथैल्पी जो चेंज है दैट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी, और कब आपका जो इंथैल्पी का चेंज है वो लेस होगा, और कब ये दोनों इक्वल होंगे। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा एन जी। अगर आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप लिखोगे इंथैल्पी इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज। अगर ये लेस देन जीरो है तो आप लिखोगे इंथैल्पी चेंज इज लेस देन इंटरनल एनर्जी चेंज। और अगर आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है तो आप लिखोगे इंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज। यहाँ से देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है ये आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। दैट इज द नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। सॉरी, प्रोडक्ट पहले लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ से आप डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है आपके हीट ऑफ रिएक्शंस पे, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं आपका किरचॉफ लॉ। देखो मैंने आपको भी बताया कि जो आपका हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर आप चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देखोगे तो हम क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ इंथैल्पी। तो इसका क्या हम लिखेंगे, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। चेंज कितने का आया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का चेंज, टी टू माइनस टी वन। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली अगर आप बात करो अपने कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर टाइम। So we can say the change in heat capacity
at constant volume is equals to delta U2, मतलब final change in your internal energy minus initial change divided by change in temperature. So these are two are known as your Kirchhoff's equation. नेक्स्ट वन इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी बात करते हैं तो देखो फॉर्मेशन करना है, फॉर्म क्या करता है आपका प्रोडक्ट। तो जब भी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आपका जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कितनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी। सो दैट इज नोन एज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ध्यान रखना आपके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ही हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब भी आपको कैलकुलेट करना है आप पर मोल के लिए ही आंसर को डिपिक्ट करोगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो आप, इंथैल्पी ऑफ योर प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ योर रिएक्टेंट। तो जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं और जो आपके प्रोडक्ट हैं तो सभी प्रोडक्ट की इंथैल्पी को ऐड कर दें और उसमें से सभी रिएक्टेंट की इंथैल्पी को क्या कर दें, माइनस कर दें। दैट विल प्रोवाइड यू द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इनके क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका जो प्रेशर होता है दैट इज योर 1 एटमॉस्फेयर एंड योर टेम्परेचर इज 298 केल्विन। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा एच एफ नॉट से। नॉट का मतलब यहाँ क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो जो भी एलिमेंट आपके स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हम क्या लेते हैं आपका जीरो लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कार्बन आपके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आउट ऑफ द टू ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या लेंगे आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते हैं हम आपका जीरो लेते हैं। इसी तरह फोस्फोरस के लिए जो आपका पी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपके ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, मर्करी या आपका हो गया आपका ब्रोमीन गैस, इन सब के लिए जो आपके एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनके लिए हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते हैं, जीरो। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं भी है देन आपको इनको जीरो लेके कंसीडर करना है इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट आता है आपका हीट ऑफ कंबशन। देखो कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हो विद ऑक्सीजन के साथ तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो जो आपका हीट ऑफ कंबशन होता है दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ध्यान रखना जब भी आप हीट ऑफ कंबशन की बात करोगे तो आप 1 मोल के लिए ही बताओगे कि 1 मोल ऑफ योर हाइड्रोकार्बन और 1 मोल ऑफ योर सब्सटेंस को जब आप कंप्लीटली बर्न करते हो विद ऑक्सीजन तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होगा वहां से रिलीज होगा। ध्यान रखना कंबशन में आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ से देखो CO2 है, CO2 ये कंबशन को रिप्रेजेंट करता है। पर देखो CO ये आपका कंबशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज दैट इज द इनकम्प्लीट कंबशन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आपको टोटल इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर अ रिएक्शन गिविंग हीट ऑफ कंबशन तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ योर रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करोगे। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड प्लस बेस जब आप ऐड करोगे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस जब रिएक्शन रिएक्ट करते हैं हम बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो उसमें जो एनर्जी का रिलीज होता है दैट इज नोन एज योर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद योर 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ योर बेस, ध्यान रखना 1 इक्वलेंट की ही बात करते हैं, तो जितना अमाउंट आपका रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो दैट में भी पॉसिबल कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट कर दिया यहाँ पे, तो अगर 2 इक्विवेलेंट करोगे तो एनर्जी का जो चेंज है वो डबल हो जाएगा आपके 1 इक्विवेलेंट से। यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही थी आपकी जब हमने 1 इक्विवेलेंट लिया
-13.7। तो अगर 2 इक्विवेलेंट ले लोगे तो डबल कर दो, दैट इज फॉर 3 मोल, 2 मोल, 4 मोल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बस एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -57.2 किलो जूल पर मोल या पर इक्विवेलेंट होती है। बट अगर आपने वहां पे कोई वीक बेस या वीक एसिड ले लिया तो आपको पता है जो आपके वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। तो उनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले हमें वीक एसिड या वीक बेस को कंप्लीटली डिसोशिएट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो उनको कंप्लीटली डिसोशिएट करवाने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे देनी पड़ती है वहां पे। तो हमें कुछ एनर्जी ऐड करनी पड़ती है वहां पे, जिसकी वजह से जो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आती है आपकी, वो आपके वीक एसिड या वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में क्या आती है आपकी, लेस आती है विद 57.2 से, क्योंकि आप उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी उसमें यूज हो जाती है टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज या कंप्लीटली डिसोशिएट योर वीक एसिड और वीक बेस का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कोई एक वीक पार्ट ले लेते हो तो उसको कंप्लीटली डिसोशिएट करवाने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.2 से क्या आती है वहां पे कम आती है। लेट्स सपोज जैसे -55.2 है ना, तो वो कम आएगी, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या होता है कि आपको एक बॉन्ड को, एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करवाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के लिए मैंने कहा था एनर्जी क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है, आपको देनी पड़ती है। तो उसको हम बोलते हैं आपकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और बॉन्ड एनर्जी के लिए हम इंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, that is the bond energy of your reactant minus bond energy of your product, bond energy of your product। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। देखो एक पॉइंट होता है बॉन्ड एनर्जी और एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, अब देखो एक मॉलिक्यूल में काफी सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो उन सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ऑन एन एवरेज आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आपकी बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं आपकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए आपका कोई एक रिएक्शन है, वो आपके दो स्टेप में प्रोसीड होता है। लेट्स सपोज जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन सबसे पहले आपका फॉर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी मिलती है डेल्टा H1। जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है डेल्टा H2। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर ये आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू योर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए जो इंथैल्पी का चेंज आएगा डेल्टा 3, डेल्टा H3, दैट इज द सम टोटल ऑफ योर फर्स्ट टू स्टेप, वो आपके स्टेप्स के सम के इक्वल होगा एनर्जी के। सो दैट इज द हेस लॉ। तो हेस लॉ यही बोलता है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है तो उन सभी स्टेप्स का जो एनर्जी का चेंज है अगर आप ऐड कर दोगे तो वो आपके फाइनल रिएक्शन की एनर्जी के इक्वल ही आएगा। दैट इज योर हेस लॉ, दैट इज योर हेस लॉ। Now we will start questions of your thermodynamics and related to your thermochemistry. So your first question is work done in the reversible adiabatic process is given by। तो पहले समझ लो, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, क्यू वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। और एज पर योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट चेंज आपका जीरो के इक्वल है, तो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आएगा, आपके वर्क डन पे। और आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होता है, सीवीडीटी, दैट इज इक्वल्स टू सीवीडीटी। सो आपका जो वर्क आता है इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज योर सीवीडीटी। तो ऑप्शन में तो यहाँ एक कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आप लगा दोगे नन ऑफ दिस। बट देखो ध्यान से देखना भी, इसमें ना आपका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम
इज इक्वल टू योर गैस कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरफ सीवी से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। और सीपी बाई सीवी क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो गामा। गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सीवी। तो यहाँ से मैं सीवी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आर बाई गामा माइनस वन। तो यहाँ से मेरा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर गामा माइनस वन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज कितने का है, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दैट इज फॉर वन मोल। तो अगर आप एन मोल्स की बात करते हो तो एन को मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। तो ध्यान रखना, फॉर योर एडियाबैटिक प्रोसेस आपका जो वर्क डन होता है दैट इज योर सीवीडीटी, दैट इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, ये भी आ सकता है। मोर ओवर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से आप आर टी टी को क्या लिख सकते हो, टी वन वी टू, है ना, पी टू वी टू लिख सकते हो, और आर टी वन को क्या लिख सकते हो, पी वन वी वन भी लिख सकते हो। तो आपका यहाँ से तीन फॉर्मूले आते हैं आपके फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते कैलकुलेट कर दीजिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। गिवन है रिएक्शन, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है H2O2 एंड वाटर के लिए आपको गिवन है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे देखना यूनिट दी है, पर मोल की बात की गई है, पर मोल की है। तो एंथैल्पी ऑफ आपका जो होता है रिएक्शन का वो किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, देखो वाटर, तो वाटर का कितना दिया है आपको ये, और ये आपके कितने मोल्स हैं, टू, और ये कितने गिवन है आपको पर मोल के लिए। तो अगर आप टू मोल के लिए कैलकुलेट करोगे तो टू से क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस देखो ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो, मैंने बताया था। और प्रोडक्ट में देखिए रिएक्टेंट में क्या है, H2O2 के टू मोल्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, माइनस टू ऑफ 188। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, -196 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो, दिस इज डैश ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। देखो एट एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो कौन सा स्केल होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर, इस पे तो सब कुछ रुक जाता है, फ्रीज कर जाता है। जितने भी आपके मोशंस हैं, चाहे वो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोशंस हो, सारे मोशंस क्या हो जाते हैं आपके, सीज हो जाते हैं। तो इतने कम टेम्परेचर पे कोई भी सिस्टम आपका किसी भी प्रकार का मोशन शो नहीं करता, मतलब उसकी जो रैंडमनेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आपकी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या होती है, जीरो होती है, एंड दैट इज गिवन बाय योर थर्ड थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बट ऐसे फिर भी ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आपकी रेजिडुअल एंट्रोपी को शो करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है आपकी मोशन में, दैट इज योर रेजिडुअल एंट्रोपी, एंड दैट इज गिवन बाय एस इक्वल टू के, दैट इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ योर वर्क फंक्शन। देखो डब्ल्यू क्या होता है आपका, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जो आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने क्रिस्टल में इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, CO CO CO, और इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे बी प्रेजेंट इन OC फॉर्म। तो ये आपके दो पॉसिबल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन कार्बन हो। तो उसके लिए पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है आपकी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आपकी रेजिडुअल एंट्रोपी फॉर योर कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल कितनी आएगी, KLN2, KLN2। तो इसका आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी, मतलब रैंडमनेस में कितना फर्क आया है। बोथ आर पॉजिटिव गिवन है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बताइए जिसपे वो स्पॉन्टेनियस, वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस क्या होती हैं, फर्स्ट कंडीशन है your delta s, the change in entropy should be positive, that is the first condition, and the second condition is the change in Gibbs free energy should be negative.
So these are basically the two conditions for a process to be a spontaneous. तो आपका देखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो अगर आपको गिवन है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन्होंने पूछा है कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस कब होगी, कब नहीं होगी, जब आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो अगर देखो डेल्टा एच, पहली कंडीशन देखते हैं, अगर डेल्टा एच ग्रेटर है देन डेल्टा टी एच से, तो आपको ऑब्वियसली पता है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब दैट वुड बी योर नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच बाई टी, तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी डेल्टा जी की, जीरो। तो अगर डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन का कहाँ पे होगी, आपकी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे होती है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा टी एस, तो यहाँ पे अगेन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आएगा, तो रिएक्शन आपकी कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका मतलब सभी के लिए, तीनों के तीनों कंडीशन के लिए रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। किसी भी कंडीशन में वो आपकी आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। Next question. The maximum work done in expanding 16 gram oxygen at 300 Kelvin and occupying a volume of 5 decimeter cube isothermally. Isothermally मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको वर्क बताना है और वॉल्यूम आपका एक्सपैंड करके कितना होगा, 25 डेसीमीटर क्यूब। तो इन केस ऑफ योर आइसोथर्मल कंडीशन वर्क कैसे बताते हो आप, माइनस टी डीवी। तो आप माइनस पीडीवी से बताते हो तो चेंज इन वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पी को क्या लिख सकते हो आप, एन आर टी बाई वी डी। तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, सारी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आएगा, -2.303 एन आर टी लॉग फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 32। तो यहाँ पे लिखोगे आप हाफ इंटू आर, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है 25, इनिशियल कितना है 5। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने से यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर ए ऑप्शन। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूला पता है वो इजी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबशन फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर गिवन किलो कैलोरी पर मोल। देखो कैलोरी में गिवन है, ध्यान रखना। तो आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज द सम टोटल ऑफ योर रिएक्टेंट माइनस सम टोटल ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। तो हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट में कार्बन है, तो कार्बन के लिए कितनी वैल्यू गिवन है आपको, -94 पर मोल है, प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाइड्रोजन के लिए कितना है आपका, -68। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, आपकी रिएक्टेंट खत्म, माइनस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में आपका मीथेन है 1 मोल, उसके लिए कितना गिवन है आपको, -213, -213। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -17 किलो कैलोरी पर मोल। तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसको इनकी समझ आ गई तो वो इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड मतलब क्यू की वैल्यू क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क होता है तो वर्क की वैल्यू क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। एज पर द फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। पर अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, वर्क, वर्क आपको हीट पॉजिटिव दिया है, वर्क की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लो देखा और ये टिक कर देते हैं। सो स्लाइड सी देखो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी हाईएस्ट। देखो एंट्रोपी चेंज का मतलब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट की एंट्रोपी,
माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। एंट्रोपी देखो किसकी ज्यादा होती है, गैसेस की, तो हमें गैसेस मॉलिक्यूल्स देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड गैसेस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0। रिएक्टेंट साइड गैसेस मॉलिक्यूल कितने हैं, हाफ। तो चेंज कितने का आया, 0 माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे कोई भी नहीं है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया आपका, 1 - 0 1 का आया। थर्ड चेक कीजिए, यहाँ पे कितने आपकी गैस मॉलिक्यूल है, 1। आपके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1, तो 1 - 1 मतलब 0 का चेंज आया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। आपके रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 इधर 1 इधर, तो 1 + 1 2, तो 2 - 2 मतलब 0। तो मैक्सिमम चेंज किसमें आपका, आपके सेकंड ऑप्शन में। तो एंट्रोपी का जो चेंज है दैट विल बी हाईएस्ट फॉर योर सेकंड रिएक्शन। देखना क्या है आपको, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इसमें रैंडमनेस ज्यादा हो। ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस दैट आर स्पॉन्टेनियस, वो आपके स्पॉन्टेनियसली प्रूव करते हैं। दैट लेट्स देखो, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। स्पॉन्टेनिटी के ऊपर मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनिटी किस कंडीशन पे बेस्ड होती है, द चेंज इन एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो अगर आपकी जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जहां पे आपके एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो एंट्रोपी जो चेंज है वो क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रिएक्शन में देखो एंट्रोपी का कोई फैक्टर यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे देखो डिक्रीज इन एंट्रोपी, ये तो गलत है। आपकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो उस रिएक्शन में प्रोसीड करती है। दूसरा पॉइंट क्या था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो आपकी जो फाइनल एनर्जी है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो नेगेटिव कब होगा, जब आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट से कम होगी। So there would be a decrease in the free energy, free gives free energy में decrease होना चाहिए, मतलब उसकी रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन होता इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी तो आप वो भी टिक कर सकते थे, वो आंसर आना था। पर यहाँ पे एंट्रोपी की टर्म्स में आंसर सही नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे कौन सा टिक करोगे, डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी। जैसे ही फ्री एनर्जी कम हुआ देन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गया आपका, नेगेटिव, एंड दैट विल लीड टू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ योर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते कंसीडर कीजिए रिएक्शन को, एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच और डेल्टा ई आपकी इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज है, बताइए एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मैंने बताया था किस चीज पे डिपेंड करता है, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो इसके लिए गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की गैसेस कितने में, 3 + 1 4 है, तो 2 - 4 मतलब -2। तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एन जी आपकी नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा एच इज लेस देन योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन, दैट मीन्स थर्ड, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज ग्रेटर देन योर इंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन गिवन है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है, एंट्रोपी का चेंज गिवन है 300 केल्विन पे, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा एन जी मतलब गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने हैं, 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितनी है, 0। तो 2 - 0 मतलब 2 है। तो आपको देखो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.1 किलो कैलोरी है, प्लस डेल्टा एन जी वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट इज योर 2 मोल। आर की वैल्यू अब मैं किसमें पुट करूंगा, कैलोरी में, दैट इज योर 2 कैलोरी पर कैलोरीन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है आपका, 300 केल्विन। तो देखो मोल से पर मोल कैंसिल, कैल्विन से पर कैल्विन कैंसिल, तो ये यहाँ पे जो आंसर है दैट इज इन कैलोरी, और ये आपका किलो कैलोरी में है। तो ये ऐड तभी होंगे जब आपका दोनों जगह क्या हो, आपका किलो कैलोरी यूनिट सेम हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरा जो भी आंसर आए दैट विल बी इन माई किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी में जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट कम्स आउट टू बी योर 3.3 किलो कैलोरी आएगा। तो यहाँ पे देखो 3.3 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन,
डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है आपकी 20 कैलोरी पर केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये आपका किस में है, कैलोरी में है, ये आपका किलो कैलोरी में है। तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, -2.7 किलो कैलोरी। तो आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और आपको बस इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। ध्यान रखना पूरे थर्मोडायनेमिक्स में केवल दो ही आपके पाथ फंक्शंस हैं, दैट इज योर वर्क डन एंड हीट एनर्जी। वर्क डन और हीट ही आपके पाथ फंक्शंस हैं दो, बाकी जितने भी आपके फंक्शंस हैं दैट आर योर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, पाथ फंक्शंस इस तरह के फंक्शन जो आपके इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे भी डिपेंड करते हैं और आपके पाथ फॉरवर्ड जो आप पाथ लेके जाते हो उस पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के सभी आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। वर्क एंड हीट आपके इनिशियल फाइनल एंड पाथ तीनों पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने पूछा नॉट अ वर्क फंक्शन, जो नहीं है दैट इज योर W एंड Q। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन। देखो Q प्लस W मिलके क्या बनाते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज योर स्टेट फंक्शन। H minus Ts that is equals to Gibbs free energy। तो Gibbs free energy is again your state function। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच प्रोसेस डेल्टा H एंड डेल्टा G वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर। कब सिमिलर होंगे, तो देखो रिलेशन क्या है दोनों का, ये वाला। तो सिमिलर कब होंगे दोनों की वैल्यू, जब आपके डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। तब ढूंढ लीजिए इसमें एंट्रोपी का चेंज कितना है, सॉलिड है सारे, इधर भी सॉलिड है, चेंज कितना है, जीरो। इसमें देखिए एक गैस मॉलिक्यूल है और इसमें जीरो है, तो इसमें चेंज कितने का है, 1 का। नेक्स्ट में चेंज कैलकुलेट कीजिए कितने का आएगा, 1 - 2। 1 - 2 मतलब -1 का है। नेक्स्ट में चेंज कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 2 है और रिएक्टेंट साइड कितने 3, तक 2 - 3 मतलब -1। तो हमें तो जीरो चाहिए, तो आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन, जिसके लिए आपकी इंथैल्पी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो है। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है आपका, जीरो आता है। जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है दैट इज योर आइसोबारिक। जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द क्वांटिटीज। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इस तरह की क्वांटिटीज जो आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं मैटर पे, मैटर के या मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं आपकी मास पे और मैटर पे, इन तरह की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं आपकी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जितनी भी देखो आपकी इंथैल्पी है, इंथैल्पी इज एनर्जी और एनर्जी आपको पता है मास पे डिपेंड करती है, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन। मास को डिपेंड करेगा ही और वॉल्यूम की भी मास डिपेंड करता है आपका। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सेकंड। मास का वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, एंड जो आपकी डेंसिटी होती है दैट इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉरी नॉट एक्सटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव। इंटेंसिव लिखने में फिर गलती कर देते हैं, यहाँ पे आएगा इंटेंसिव। ये आपके मास पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे आएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास भी फिक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से मास की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। तो डेंसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि आपकी जो बाकी गिवन है दैट आर ऑल योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके मास पे डिपेंड करती हैं, बट जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मास और मैटर पे डिपेंड नहीं करती।